हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक को तैयार करना चाहिए, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। एक चीज आप लोग और भी ध्यान रखिए कि अभी जो है सेलेक्टिव मत पढ़िए। 64th अगर मेंस देना है तो अभी आप सेलेक्टिव चुन के अगर पढ़िएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी आप होलसम में पढ़िए, सारी चीजों को कवर कीजिए। साइंस टेक अगर पढ़ रहे हैं तो साइंस टेक के छोटे बड़े जितने भी चीज आपके नजर में आता है उन सारे चीजों को पढ़िए। उससे संबंधित शॉर्ट नोट्स बनाइए, बड़ा नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आंसर फॉर्मेटिंग कीजिए। तो ये सारी तैयारी कीजिए। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे सिलेक्टिव होती जाइए। अभी जो है पूरी तरह से सारे टॉपिक को कवर करते जाइए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग आज इस लेसन में देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या देखना चाहिए जिससे कि आपका मेंस का प्रिपरेशन जो है वो अच्छा हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले समझना होगा। पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और इन सारे पॉल्यूशंस को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें आपको देखना है सोर्स। पहले आपको समझना है सोर्स, कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। पॉल्यूशन को पहले कैटेगराइज कर देंगे, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ये सारे पहले पॉल्यूशन को कैटेगराइज कर दीजिए। उसके बाद में देखिए कि सोर्स, इसका स्रोत कौन सा है, कौन सा स्रोत है पॉल्यूशन का, प्रदूषण का। उसके बाद में देखिए इसका इफेक्ट, मतलब इसका किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे, हमारे हेल्थ सिस्टम पे या फिर इन्वायरमेंट पे किस प्रकार का असर पड़ रहा है। तो उसका इफेक्ट जो है सारे पॉइंट कलेक्ट कर लीजिए। अर्बनाइजेशन से कभी कभी एक रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि शहरीकरण अभी जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, उस शहरीकरण से किस प्रकार प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है या फिर प्रदूषण को बढ़ाने में किस प्रकार सहयोग कर रहा है। तो आप अर्बनाइजेशन से शहरीकरण से आप इसको जोड़ के देखेंगे। इसमें फिर अगला टॉपिक में देखेंगे जो कि पॉल्यूशन के अंदर आता है ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है उसके बारे में आपको इस चैनल पे बहुत सारे आपको लेसन मिल जाएंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ई वेस्ट हो गया। उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा को कैसे मैनेज किया जाए, मतलब कचरा को कैसे उसको हम लोग रिसाइकिल करें या फिर उसको मैनेजमेंट कैसे करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। फिर नई नई तकनीकें हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको करने के लिए हम लोग नई नई किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि क्लीन इंडिया मिशन हो गया। उसी तरह से और भी अगर कुछ गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है तो उन सारी स्कीम्स को आप जोड़ के देखिए। तो इस प्रकार आपका जो है पॉल्यूशन का पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाता है। पॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, आपको ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन होता है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो क्लाइमेट चेंज होता है इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको क्या पूछेगा, काउज एंड इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग का के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल गैस हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे वातावरण पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। तो काउज एंड इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव दोनों कर लीजिए। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव किस प्रकार जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, मानव की कौन सी एक्टिविटीज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और कैसे इसको कम किया सकता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का ह्यूमन इम्पैक्ट आप देख लीजिए, मानव का एक्टिविटी से किस प्रकार इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ आपको इम्पैक्ट देख लेना है, उसका प्रभाव देख लेना है कि ह्यूमन पे किस प्रकार उसका प्रभाव भी पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। फिर इंटरनेशनल और नेशनल एफर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके लिए क्या किया जा रहा है और राष्ट्रीय लेवल पे इसके लिए क्या किया जाए। तो उन सारी चीजों को आप देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस प्रकार प्रयास किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए और नेशनल लेवल पे किस प्रकार, उससे रिलेटेड कुछ अगर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, कुछ स्कीम्स है, तो उन सारी चीजों को इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर तीसरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस टे का, वो है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा सेक्टर से क्वेश्चन जनरली पूछ रही है आजकल, खासकर न्यूक्लियर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। उसके साथ साथ आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी चीजों का तैयार कर लें। एनर्जी में आपको न्यूक्लियर एनर्जी तैयार कर लीजिए, कैसे होता है, क्या होता है, उसके स्टेजेस वगैरह सब देख लीजिए। सोलर एनर्जी आप तैयार कर लीजिए, सूर्य ऊर्जा से संबंधित जो हमारा सोलर गठबंधन है, सोलर जो है अलायंस है, उसको हम लोग देख लीजिए। रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है और क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पॉल्यूशन कम किया सकता है। तो इन सारी चीजों को आप रिलेट करके, एनर्जी क्राइसिस से भी हो सकता है कि एनर्जी अभी चूंकि बदलते समय के साथ ऊर्जा का डिमांड बढ़ती जा रहा है, तो ऐसे में उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाए, क्या
ये मोड ऑफ एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, न्यूक्लियर ऊर्जा, क्या अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चूंकि खत्म होने जा रहा है। तो एनर्जी क्राइसिस हो गया, उसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन, क्या इसका अल्टरनेट सोर्स हो सकता है, क्या इसका दूसरा रास्ता हो सकता है? तो एनर्जी सेक्टर के सारे टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिए। अब आ जाता है, हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का स्टेजेज कितने स्टेज में है? 3 स्टेज में काम करते हैं। तो 3 स्टेज में कैसे करते हैं हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फायदा है, क्या इसका नुकसान है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या किस प्रकार हमारा सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, किस प्रकार हमारे लिए इसका रेडिएशन खतरा होता है। तो इस टॉपिक से न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित हम लोग पूरी तरह से काफी अच्छा ढंग से हम लोग लेसन में बात कर चुके हैं। फिर है कि न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कौन कौन सी है? जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, ऐसे और भी जो संस्थाएं हैं न्यूक्लियर एनर्जी से जो संबंधित हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उन लोग का उसका आप लिस्ट कर लीजिए। उसके अलावा बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो है, समझौता हुआ है, उन सारी चीजों को आप देख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजीज। अब है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पूछता है, तो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप कहाँ करेंगे? सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे करेंगे? सॉइल मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब कि जो मिट्टी है उसका क्षरण नहीं हो, उसका कंजर्व करें हम लोग, उसको संरक्षण दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हो सकता है, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी किस प्रकार रोल अदा कर सकता है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर में आप कैसे आप मशीनीकरण कर सकते हैं, कैसे नए नई टेक्नोलॉजी को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा हो गया सिंचाई। सिंचाई में हम लोग नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन होता है। उसी तरह से सिंचाई में कुछ स्प्रिंकल जो इरिगेशन होता है, तो ऐसे ऐसे चीजों को आप इंक्लूड करें। मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन, लगभग सब एग्रीकल्चर का ही सब सेक्शन हो गया। उसमें साइंस टेक का एप्लीकेशन, नई नई तकनीक का इस्तेमाल, मशीनीकरण इसको कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन। इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में भी उसी प्रकार का है। इंडस्ट्रीज में मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में भी मिला है प्रोडक्ट का। जीआई टैग कितना मायने रखता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रदेश का? तो जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है, इसमें कहते हैं बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा से क्वेश्चन पूछा सकता है। कॉपीराइट से उसी में रिलेट करके पूछ सकता है, कॉपीराइट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन और नई तकनीक का इस्तेमाल जो इंडस्ट्रीज में किस प्रकार हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। अब एक और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अभी के समय में किस प्रकार का रोल है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं चैनल पे। सोशल मीडिया, रोबोटिक्स, रोबोट सिस्टम जो है अभी किस प्रकार जो है डेवलप हो रहा है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हैं, उन सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख सकते हैं, ये बहुत अभी आजकल चर्चा में चल रहा है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमारे डेली लाइफ की चीजें होता है उसको हम लोग कैसे हम लोग उससे जुड़े रहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसको हम लोग इस लेसन पे बात भी करेंगे इस चैनल पे। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है और इसका एप्लीकेशन और इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा कुछ क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित अगर कुछ गवर्नमेंट का प्रोविजन से, गवर्नमेंट का कुछ एक्ट आते हैं, इसी में एक आ जाता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से भी संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, उसको कैसे दूर किया सकता है और उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं, तो साइबर क्राइम को भी इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा? बायोटेक्नोलॉजी से रहेगा बेसिकली जीएम प्रोडक्ट रहता है एग्रीकल्चर से, जो जिसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। एप्लीकेशन इसका अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स क्या होता है, जीनोम, इन सारी चीजों में इसका एप्लीकेशन हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह में। तो बायोटेक्नोलॉजी का होलसम हम लोग इस चैनल पे पहले भी किए हैं और हम लोग एक बार फिर से कर लेंगे। उसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित हम लोग पूरा चीजों को देख लिए हैं, उसका स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर से यहाँ तक हमारा अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष तकनीक में भारत कैसे यहाँ तक पहुंचा है,
उसका स्टेजेस देख लीजिए, मतलब कैसे क्रोनोलॉजी जो होता है, पहले कौन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट है, तो क्रोनोलॉजी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में आता है इसका एप्लीकेशन, कि मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत सारे रिसर्च करें, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उससे हमारे क्या क्या फायदा हो सकते हैं, तो उन सारे फायदों को आप जोड़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। फिर अचीवमेंट, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष विज्ञान में हम लोग किस प्रकार का नया नया अचीवमेंट हुआ, हर दिन नए नए कुछ हम लोग अचीवमेंट करते हैं, इसरो के खासकर कंट्रीब्यूशन। और फिर उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वो है फ्यूचर प्रोजेक्ट, हमारा भविष्य में किस प्रकार स्पेस से संबंधित चीजें हो सकती है। तो स्पेस से संबंधित चीजों पे हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग इससे संबंधित एक ऑर्बिट जो है उसको हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। साइंस टेक में ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, और बाकी सैटेलाइट सिस्टम हम लोग पूरा इसमें देख चुके हैं। स्पेस में इनसाइट हो गया, या फिर रिसैट हो गया, या फिर IRS हो गया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो उस सब चीज को देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग जो देखेंगे आगे के लेसन में, वो देखेंगे कि हमारा जो IRNSS है, जो हमारा नाविक है, गगन है, वो कैसे काम करता है, क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वो हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में पूछता है नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसका हमारे लाइफ में किस प्रकार इसका इस्तेमाल होता है, और इससे क्या क्या नुकसान भी हो सकता है, अगर उसको मिस हैंडल किया जाए तो नुकसान भी होता है नैनो टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा आता है बहुत सारे जो नए नए घटनाएं होती, बहुत सारा कुछ ऐसा हो सकता है, नया कुछ खोज हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। तो मिसलेनियस में हम लोग करेंट रिलेटेड हम लोग साइंस टेक में देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक को आप हम लोग टॉपिक को काउंट करेंगे तो पहला हो गया पॉल्यूशन, दूसरा हो गया ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा हो गया एनर्जी, चौथा हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर, पांचवा हो गया एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, और छठा हो गया इंडस्ट्री में इस्तेमाल अभी साइंस टेक का, सातवां हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आठवां हो गया बायोटेक्नोलॉजी, नौवां हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी, और 10वां हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, और 11 में हम लोग रख सकते हैं मिसलेनियस। तो टोटल 10 जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सारे टॉपिक्स को काफी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, आपका साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। इसके बाद में हम लोग जब कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग साइंस टेक से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और उसको कैसे सॉल्व किया सकता है, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे। तो यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इतना टॉपिक को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।